अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मैथ विद सर्वर। आज आप इस वीडियो में आज के टॉपिक को समझेंगे। नाउ वी विल डिस्कस क्रैमर्स रूल। कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन है a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 इज इक्वल टू b1। a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 इज इक्वल टू b2। a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस a33 x3 इज इक्वल टू b3। बेसिकली आपको वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व कर दिए x1 x2 x3 xyz भी हो सकते हैं, xyz भी हो सकते हैं, x1 x2 x3 भी हो सकते हैं। ये a11 a12 a13 ये बेसिकली जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले देखें, इसका एक हमने मैट्रिक्स बना लिया है इनके कोएफिशिएंट का। a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 और जो इसकी राइट साइड पे वैल्यूज दी हुई है b1 b1 b2 b3 इसका एक मैट्रिक्स है b और जो वेरिएबल इन्वॉल्व है x1 x2 x3 उसका मैट्रिक्स है x। तो ये बन जाएगा ax इज इक्वल टू b। ये मैट्रिक्स a है। अभी हम इसको थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे। a इनवर्स हम फाइंड करते हैं 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a के मेथड से। अब एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स आ जाएगा जो 3/3 का होगा। इसके मुताबिक aij डैश 3/3 का एक मैट्रिक्स होगा। ये aij को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स कहलाते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 बेसिकली है क्या कि जब हम किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ a, तो हम उसके हर एलिमेंट के को फैक्टर फाइंड करते हैं। a11 a12 a13 सिमिलरली a21 a22 a23 फिर a31 a32 और a33 और फिर इसका ट्रांसपोज लेते हैं। उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स का एडजॉइंट आता है। तो हम क्या करेंगे, हमने फर्ज कर लिया कि ये को फैक्टर हमारे पास आ गए हैं, फिर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। अब ये पहली रो है a11 a12 a13 इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर दिया। ये समझ लें कि इसका एडजॉइंट ऑफ a आ गया। अब मैट्रिक्स x जो है, x मैट्रिक्स, ये हमारे पास आ जाएगा a इनवर्स इनटू b, यानी कि ये जो मैट्रिक्स a है वो इस तरफ आकर इनवर्स हो जाएगा। तो आप इसको लिख लेंगे x इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a इनटू b। यहाँ पे देखें ये मैट्रिक्स x आ जाएगा हमारे पास, x1 x2 x3। उसके बाद इसका एडजॉइंट ऑफ a 1/डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a ये अभी जो अपने मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा है, ये वाला मैट्रिक्स, इसको यहाँ पे हमने एस एच इसी तरह लिख दिया और साथ आ जाएगा b मैट्रिक्स b1 b2 b3। ये 1/a डिटर्मिनेंट इनटू इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें। अब ये a11 b1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस a21 b2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस a31 b3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बेसिकली एक एलिमेंट आ जाएगा, नंबर आ जाएगा एक। इस तरह हम सेकंड रो को भी इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे a12 b1 प्लस a22 b2 ये लिख दिया प्लस a32 b3 ये लिख दिया। फिर थर्ड रो को भी इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करके हमने ये एलिमेंट लिख दिए। ये बेसिकली एक एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, ये जो डिटर्मिनेंट है ये इस नंबर के नीचे भी लिख देंगे, इसके नंबर के नीचे भी लिख देंगे और इस नंबर के नीचे भी लिख देंगे। यहाँ देखिए हमने इनको डिवाइड कर दिया है। पहले एलिमेंट को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दिया, दूसरे को भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, तीसरे को भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दिया। जब आप इनको डिवाइड कर देंगे तो एक्चुअल हमारे पास यहाँ पे कोई एक नंबर आ जाएंगे। तो जब ये दो मैट्रिक्स इक्वल आ जाएंगे, ये x1 x2 x3, इसका ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के बराबर रख लेंगे। यानी कि बराबर रखने का मतलब ये है कि दो मैट्रिक्स इक्वल है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट और जैसे भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, इनको बराबर रख लिया। इस तरह सेकंड एलिमेंट को सेकंड के और थर्ड को
थर्ड के बराबर रख लिया। देखिए इनको हमने बराबर लिख दिया। अभी हम फिलहाल x1 वाला करेंगे, x2 और x3 को हम सिमिलरली कंसिडर कर लें। अब देखें ये है b1 a11 प्लस b2 a21 प्लस b3 a31 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ तो हमने इसी तरह लिख दिया है। यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है जिसको एक्सपेंड करने से हमारे पास ये वाली रकम आती है, लेकिन ये वाली रकम आएगी नहीं। आएगी क्यों नहीं? आप देखें सबसे पहले ये b1 b2 और b3 जो इनके कोफैक्टर के साथ कोफिशिएंट लिखे हुए हैं ये हमने इसके पहले कॉलम में लिख दिए। जो a11 a21 और a31 के कोफैक्टर हैं उनके एलिमेंट हमने यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखें आप, यहाँ पे एक हमारे पास a11 का कोफैक्टर लिखा है। जब आप इसको एक्सपेंड करते हैं ये दो रकमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यानी कि आप अगर इसको एक्सपेंड करते हैं इस डिटर्मिनेंट को, आप लिखेंगे b11 या b1 लिखेंगे यहाँ पे, और पहली रो पहला कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट आ गए। फिर लिखेंगे माइनस b2 लिखेंगे, b2 लिख के पहली रो दूसरी रो पहला कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख देंगे। a12 a13 a32 a33। फिर लिखेंगे प्लस b3 और पहली रो तीसरी रो पहला कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख देंगे। a12 a13 a22 a23। जब आप इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं इसके कोफैक्टर का एक माइनस भी आएगा, वो यहाँ पे लगा दिए। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे बेसिकली जो इसका आंसर आएगा वही इसका आंसर भी आ जाएगा। बेसिकली ये जो हमारे पास एक डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है ये वाली जो रकमें हैं इनको हमने डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिया, रिवर्स कर दिया बेसिकली। तो अब ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट आ जाएगा, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसी तरह जब x2 का मैट्रिक्स आएगा इसमें b1 b2 और b3 ये सेकंड कॉलम में लिख देंगे, और x3 के लिए b1 b2 और b3 थर्ड कॉलम में लिख देंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप a11 a21 a31 का कोफैक्टर लेके b1 b2 b3 से मल्टीप्लाई करें उसका वही आंसर आएगा जो इस डिटर्मिनेंट का आ जाएगा। ये प्रैक्टिकली हमने इसको डिस्कस किया है। अभी हम इसकी एग्जांपल करते हैं तो देखें आपको इजीली इसकी समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले देखें एग्जांपल नंबर 13, यूज क्रैमर्स रूल टू सॉल्व द सिस्टम। 3x1 प्लस x2 माइनस x3 इज इक्वल टू -4, x1 प्लस x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू -4, माइनस x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसका डिटर्मिनेंट ऑफ a लिखना है, जैसे ये लिखा है। इसमें x1 x2 x3 के जो कोफिशिएंट है वो लिखेंगे। फर्स्ट रो में देखें 3 1 -1 वो लिख दिए। x1 x2 के जो कोफिशिएंट है 1 1 -2 दूसरी रो में लिख दिए। -1 2 और -1 ये तीसरी रो में लिख दिए। फिर इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे। कैसे करेंगे? पहले नंबर लिखेंगे 3, पहली रो और पहला कॉलम छोड़ के 1 -2 2 -1 वो लिख दिए। सेकंड का साइन चेंज करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख दिए। फिर -1 लिख के फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख दिए। फिर ये 3 लिख के इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मेन डायगोनल के एलिमेंट को -1 आ जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -4 आएगा तो साइन चेंज कर लेंगे, क्योंकि साइन बेसिकली हम इसके कोफैक्टर का होता है, वो साइन चेंज कर देते हैं। फिर -1 आ जाएगा, ये -1 इंटू ये +2 होगा, माइनस कर लेंगे। फिर -1 लिख के इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2, और ये -1 आएगा +1 कर लेंगे। ये 4 -1 3 3 3 जार 9 आ जाएगा, ये लिख दिया हमने। ये 3 और 3 लिख दिया। -1 -1 -2 -3 -1 2 + 1 3, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, इनको भी मल्टीप्लाई कर दिया, इनको भी मल्टीप्लाई कर दिया। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा तो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 9 के इक्वल। असल चीज जो है वो है x1। x1 हमारे पास क्या है, ये हमने लिखा हुआ है x1। x1 हमारे पास है एक डिटर्मिनेंट ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये वाला जो डिटर्मिनेंट है इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ax1। ax1 का डिटर्मिनेंट आपने कैसे लिखना है, यहाँ पे देखें सबसे पहले। अब हम ax1 का मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, ax1 का डिटर्मिनेंट लिखने का तरीका क्या है। ax1 सबसे पहले आपने क्या करना है, जो सिस्टम आपको दिया हुआ है उसकी जो राइट साइड वाली रकमें हैं वो पहले कॉलम में लिख दें। देखिए यहाँ पे पहले कॉलम लिख दें। इसका जो दूसरा और तीसरा कॉलम होगा वो आप यहाँ से लिख लेंगे। 1 1 2 ये लिख दिया, -1 -2 -1 वो ये लिख दिया। उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर लेंगे। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड थोड़ा सा डायरेक्ट किया हुआ है, जिस तरह यहाँ पे एक्सपेंड किया इस तरह आप इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे हम
पहले लिखेंगे -4, फिर पहली रो पहला कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख देंगे 1 -2, 2 -1, फिर -1 लिख के पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख देंगे, फिर -1 लिख के पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख देंगे। उसके बाद ये -4 लिखेंगे, ये मेन डायगोनल के एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दिया -1, ये -4 आएगा, प्लस कर लिया, फिर -1 लिख के ये 4 + 2 आ जाएगा, -1 लिख के -8 -1, ये 8 -1, 4 -1 3, 4 -1 3 और -4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 + 2 6 आ जाएगा, -1 लिख के 4 -1 3 इंटू -4, फिर 2 + 4 6 इंटू -1, -8 -1 -9 इंटू -1, फिर इनको भी मल्टीप्लाई कर दिया, -12 -6 + 9, सिंप्लीफाई करेंगे -9 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए साथ साथ लिखते जाएंगे। इस तरह x1 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली -1। x2 के लिए ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास जिसका डिटर्मिनेंट ये लिखा हुआ है वो है ax2 का डिटर्मिनेंट। ax2 का डिटर्मिनेंट में हम क्या करेंगे, जो सेकंड कॉलम होगा, सेकंड कॉलम उसमें आप सिस्टम की जो राइट साइड पे वैल्यू दी हुई है -4 -4 1 वो सेकंड कॉलम में लिख देंगे, फर्स्ट कॉलम डिटर्मिनेंट ऑफ ए से लिखेंगे, थर्ड कॉलम भी वहीं से लिखेंगे और ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा 9। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3, पहली रो पहला कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख दें, फिर +4 लिख देंगे, ये इसका साइन चेंज करेंगे, पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख देंगे, फिर -1 लिख के पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख देंगे। अब ये 3 लिखें, ये 4 + 2 आ जाएगा, +4 1 -2 -1 -2 आ जाएगा और ये -1 लिख के 1 -4, ये 4 + 2 8, 8 3 जार 4 + 2 6, 6 3 जार 18, -1 -2 -3, -3 4 जार -12, ये 1 -4 -3 माइनस प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 18 -12 6 + 3 9, 9/9 = 1। इस तरह हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी 1। फिर है x3, x3 का जब ax3 डिटर्मिनेंट लिखेंगे, ax3 डिटर्मिनेंट उस वक्त थर्ड कॉलम के अंदर जो सिस्टम की राइट साइड पे वैल्यू दी हुई है -4 -4 1 वो लिख देंगे, सेकंड और फर्स्ट कॉलम हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए से देख के लिख लेंगे, ये x1 का कॉलम आ जाएगा, ये x2 का। अब इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, 3 लिख के पहली रो पहला कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख दें, फिर -1 लिख के पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख दें, -4 लिख के पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख दें, यह आ जाएगा 3 1 + 8, -1 लिखेंगे 1 -4, -4 लिखेंगे 2 + 1 आ जाएगा, ये 8 + 1 9 3 जार 27, 1 -4 -3 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, 2 + 1 3, 3 4 जार 12, इन दोनों को ऐड कर लेंगे 30 - 12 18/9 = 2। इस तरह हमारे पास x1 = -1, x2 = 1 और x3 = 2, ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। अब क्रैमर रूल में हमने देखा है कि b1, b2 और b3 ये हमें राइट साइड पे सिस्टम की राइट साइड पे इक्वेशन के राइट साइड पे हमें ये वैल्यू दी हुई है। अगर ये वैल्यू 0 हो जाए कांस्टेंट टर्म तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। अगर अब देखें यहाँ पे x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें तीनों इक्वेशन में, इसकी लेफ्ट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड भी 0, इसका मतलब है x1 x2 x3 की 0 0 वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, इसको भी सेटिस्फाई करेगी, इसको भी सेटिस्फाई करेगी, तो ये इसका तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट कहलाएगा। अगर x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर दे 0 0। इसके दो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक है ट्रिवियल सोल्यूशन और एक है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल सोल्यूशन में क्या है कि अगर 0 0 आ जाए, x1 x2 x3 की वैल्यू या x y z की वैल्यू 0 0 आ जाए तो सिस्टम का सोल्यूशन जो है होमोजेनियस का ट्रिवियल सोल्यूशन कहलाता है। अगर इसके अलावा कोई सोल्यूशन आ जाए तो उसको हम कहते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अभी हम एग्जांपल करेंगे 14 और 15 जिसमें हम सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन
बाय गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से हम इनको सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 14 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। सिस्टम आपको दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास क्या है कि एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है उनको लिखने के बाद जो राइट साइड वाली रकम है वो भी यहाँ पे लिख देंगे। इसको ए कैपिटल और स्मॉल बी, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाता है। अब हम इसको एचलर फॉर्म में तब्दील करेंगे। यहाँ पे 1 बना के नीचे वाले एलिमेंट 0 करेंगे, यहाँ पे 1 बना के नीचे वाले एलिमेंट 0 करेंगे और यहाँ पे 1 बनाएंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 1 है, हम इसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाने के लिए फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड रो में ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। फिर फर्स्ट रो को -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, थर्ड रो में ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे -4 लिखा हुआ है। तो अब फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो इसकी वैसे लिख देंगे। यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा रफ प्रोसीजर करके भी चेक कर सकते हैं। -2 -4 -2 0, इनके हमने पहली रो को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड रो इसमें ऐड कर देंगे। ऊपर भी लिख के नीचे लिख के ऐड कर सकते हैं। ये 0 -1 2 0, ये हमने इसकी सेकंड रो में लिख दिया। इस तरह -4 से मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर देंगे। -4 + 4 = 0 आ जाएगा। -8 + 3 -5 आ जाएगा। -4 + 2 -2 आ जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 0 में ऐड करने से 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें चाहिए -1, -1 की जगह पे 1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी रो को R2 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। सिर्फ सिंपल इस तरह लिख दें R2 × -1, तो ये प्लस का हो जाएगा। अब इसके नीचे वाले एलिमेंट को हमने 0 बनाना है, तो उसका तरीका क्या होगा, सेकंड रो को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा। सेकंड रो को 5 से मल्टीप्लाई करें और थर्ड रो में ऐड कर दें। फर्स्ट और सेकंड रो को हम इसी तरह लिखेंगे। 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा। 0 + 0 0 आ जाएगा। 5 - 5 0 आ जाएगा। -10 -2 -12 और ये 0 + 0 0 आ जाएगा। -12 की जगह पे हमारे पास क्या होना चाहिए, 1। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी रो को -12 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब हमने इसको एचलर फॉर्म में तब्दील कर दिया। अब एचलर फॉर्म को तब्दील करने के बाद आपने इस पूरे मैट्रिक्स को दोबारा सिस्टम में तब्दील करना है। यहाँ पे देखें सिस्टम में तब्दील किया हुआ कैसे, पहले कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उनको x से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड कॉलम के एलिमेंट को y से, थर्ड कॉलम के एलिमेंट को z से, और राइट साइड पे ये वाली रकमें लिखते जाएंगे। अब देखें, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, x + 2y + z = 0, पहले इक्वेशन आ गई। यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, तो उसको नहीं लिखेंगे। x - 2y = 0 आ जाएगा और z = 0। एक तो हमारे पास z की वैल्यू 0 आ गई, z की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। और जब x और y की वैल्यू 0 इस इक्वेशन में पुट करेंगे, एक्स वाई भी 0 और जेड भी, तो x की वैल्यू भी हमारे पास 0 आ जाएगी। इस तरह इसका सोल्यूशन आ जाएगा 0 0 और 0। ये थे हमारे एग्जांपल नंबर 14। एग्जांपल नंबर है 15, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। 14 भी वही है, 15 भी ऐसे ही। ये सिस्टम आपको दिया हुआ है होमोजीनियस, इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। 1 1 1 0 आ जाएगा। 1 -1 3 0, 1 3 -1 0, मैट्रिक्स बना लिया हमने। अब इस 1 के नीचे वाले एलिमेंट 0 करेंगे। फर्स्ट रो को इसी तरह लिखेंगे, इनको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर को ज़हन में रखें, इसमें ऐड करते जाएं। -1 + 1 0 आ जाएगा। -1 -1 -2, -1 + 3 2, 0 + 0। फिर माइनस करेंगे थर्ड रो में से, -1 + 1 0 आ जाएगा। -1 + 3 2 आ जाएगा। -1 -1 -2 आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस का। इसके बाद यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो -2 से इसको डिवाइड कर दिया, फिर इसको -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया, ये सारी वैल्यू 0 आ गई। अब देखिए यहाँ पे 1 है, इसके नीचे वाले एलिमेंट 0 आ गए, यहाँ पे 1 है, इसके नीचे वाले एलिमेंट, ये एचलॉन फॉर्म बन गई। अब इस पूरे सिस्टम को, मैट्रिक्स को दोबारा सिस्टम में तब्दील करना है। सिस्टम में कैसे तब्दील करेंगे, पहले एलिमेंट को x से मल्टीप्लाई करें, x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x2 से, फिर x3 से 0 के बराबर रख लेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी हमारे पास। x1 + x2 + x3 = 0। फिर
0 को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा, वो नहीं लिखेंगे। x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0, ये भी लिख दिया। अब ये सारी की सारी रो 0 है। अगर आप 0 x3 लिखें इज इक्वल टू 0, तो ये x3 की वैल्यू हमारे पास नहीं आ रही, x3 की कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, x3 की वैल्यू को हम t के इक्वल सपोज कर लेंगे। जब t लिखेंगे तो ये जो सेकंड इक्वेशन है ये आ जाएगा x2 माइनस टी इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू टी। ये x2 की वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे जो लिखी हुई है। फिर x1, x2 और x3 की वैल्यू 1 में पुट कर देंगे। x1 की वैल्यू x1 प्लस x2 की वैल्यू t और x3 की वैल्यू भी t। ये बन जाएगा x1 प्लस 2t इज इक्वल टू 0 या x1 इज इक्वल टू माइनस 2t। देखिए x1 की वैल्यू माइनस 2t, x2 की वैल्यू t और x3 की वैल्यू हमने सपोज की है t के इक्वल। अब t की जितनी डिफरेंट वैल्यूज आएंगी उतने इसके सोल्यूशन आ जाएंगे, तो इसके इन्फिनिटी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। इन्फिनिटी मैनी वैल्यूज ऑफ x1 x2 फ्रॉम दिस सिस्टम सेटिस्फाई दिस। अब यहाँ से हमारे पास दो रिजल्ट आ गए हैं। पहला है कि अगर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा अगर रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर आ जाए। दूसरा है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, जैसे अभी एग्जांपल नंबर 15 की है कि अगर रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल आ जाए तो फिर वो उनका सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल होगा। इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इन रियल वर्ल्ड। Matrices play a crucial role in solving real-world problem across various fields, जैसे ग्राफिक डिजाइन है, मैनिपुलेट इमेजिन थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन लाइक स्केलिंग, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन। अब किसी डाटा को इनक्रिप्ट करना हो या क्रिप्टोग्राफी के जरिए हम मैट्रिसेस के जरिए मैट्रिक्स को यूज करते हुए हम किसी भी डाटा को उसकी कोडिंग कर देते हैं, फिर उसको डिकोड भी कर सकते हैं। अब इन इंजीनियर्स यूज मैट्रिसेस टू मॉडल एंड प्रिडिक्ट अर्थक्वेक वेव बिहेवियर। Geometric transformation such as translation and dilation rely on matrices to modify shapes in computer graphics. Additionally, social network analysis leverages matrices to represent and analyze relationship between individual, identify key influencers and connection in a network। ये बेसिकली उसका मैट्रिसेस का यूजेस बता रहा है, कंप्यूटर के अंदर कितना है, इंजीनियर वगैरह कैसे यूज करते हैं वो वाला। अब है ट्रांसफॉर्मेशन और रिफ्लेक्शन मैट्रिसेस। अगर हमारे पास तीन तरह के हो सकते हैं मैट्रिक्स, एक एक्स एक्सिस के क्रॉस, दूसरा वाई एक्सिस के क्रॉस या वाई इज इक्वल टू एक्स। अब रिफ्लेक्टिंग क्रॉस एक्स एक्सिस हो तो हम इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर रिफ्लेक्ट बाय मैट्रिक्स और वाई एक्सिस हो तो हम इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर रिफ्लेक्ट मैट्रिक्स ओवर वाई इज इक्वल टू एक्स हो तो फिर हम इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एग्जांपल नंबर 16 है, ए ट्राइंगल हैज द वर्टिसेस ए बी सी, जिसको बाद में हम कॉलम मैट्रिक्स बना लेंगे 2 3। ये ए मैट्रिक्स आ जाएगा, फिर बी मैट्रिक्स आ जाएगा -1 4 और सी मैट्रिक्स आ जाएगा 3 -2। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग ट्राइंगल ओवर द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्टिंग ट्राइंगल फाइंड करनी तो उसको हम 1 0 0 -1 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्सेस। सबसे पहले तो जो हमें वर्टेक्स दिए हुए हैं उनको कॉलम मैट्रिक्स में हमने लिख दिया है। वर्टेक्स ए, ये ए है, इसका ए डैश ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स हमने वर्टेक्स फाइंड करना है, इसको ए डैश से बी डैश और सी डैश से रिप्रेजेंट कर लेंगे। इसको हम 1 0 0 -1 एक्स एक्सिस के अलोंग जो है मैट्रिक्स उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा 2 + 0 2 और ये 0 -3 -3। इसको दोबारा उसी तरह ऑर्डर पेयर में लिख लेंगे 2 -3। फिर बी डैश रिफ्लेक्टिंग इमेज क्या है, बी मैट्रिक्स है -1 4, इसको भी 1 0 0 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैट्रिक्स आ जाएगा -1 -4। इसको ऑर्डर पेयर में लिख दिया। फिर वर्टेक्स सी डैश के रिफ्लेक्टेड इमेज क्या होंगे, 1 0 0 -1 जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है उसको हम सी वर्टेक्स जो है उसका मैट्रिक्स उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 3 2। अब ये हमारे पास
रिफ्लेक्टेड ट्रायंगल के वर्टेक्स आ जाएंगे ए डैश, बी डैश और सी डैश। अब छोटा सा एक आर्टिकल है कोडिंग का, कि हम कोई भी स्पेसिफिक हमारे पास कोई सिस्टम, हमारे पास कोई मैसेज है, हम उसको कोडिंग करके उसको चेंज कर देंगे और उसके बाद वो की यूज़ करते हुए दोबारा हम वही मैसेज रीड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि डी कोड ए मैसेज वी मल्टीप्लाई कोडेड मैट्रिक्स बाय द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। एग्जांपल नंबर 17 है, यूज ए मैट्रिक्स ए 1 2 3 1 टू इनकोड द मैसेज ए डबल टी ए सी के। अब देखें, पहले तो देखें कि हमारे पास जो लेटर है ए से लेकर जेड तक, उनको हमने नंबर साइन कर दिए 1 2 3 से लेकर 26 तक। डिवाइड द लेटर ऑफ द मैसेज इनटू ग्रुप्स, ग्रुप में तब्दील कर लिया है। एक लिख दिया हमने ए टी, एक टी ए, एक सी के, इसके हमने ग्रुप बना दिए। अब ए इसका मैट्रिक्स लिखेंगे, इसका मैट्रिक्स लिखेंगे, इसका भी। इसका मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा ए टी, ए को हमने 1 असाइन की है और टी को हमने 20, तो 120 आ जाएगा। फिर टी ए है 21, फिर सी के है, सी को हमने 3 और के को हमने 11 असाइन कर दिया। अब ये हमारे पास सारे 2 क्रॉस 1 के मैट्रिक्स आ गए, 2 रो और 1 कॉलम। अब उसने जिस से कोडिंग करनी है हमने, वो मैट्रिक्स भी आपको दिया हुआ है 1 2 3 1। अब हम इसको, पहला जो मैट्रिक्स है 120, इसको 1 2 3 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 41 और 3 आ जाएगा। इसी तरह बाकी जो मैट्रिक्स, अब दूसरा मैट्रिक्स है टी ए वाला, उसको भी हमने 1 2 3 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 22 61 मैट्रिक्स आ गया। फिर तीसरा मैट्रिक्स है, उसको भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 25 20 आ गया। अब ये डिजायर्ड डी कोडिंग कोडेड मैसेज क्या आ गया। अब जो हमारे पास 120 मैट्रिक्स था वो 41 23 बन गया, जो 21 20 और 1 था वो 22 और 61, और तीसरा जो था हमारे पास 3 11 वो 25 और 20 बन गया। अब इस मैट्रिक्स को कोई समझ नहीं सकता है, क्योंकि अगर हम इनको नंबर लेटर असाइन भी कर दें, उसका एक कोई वर्ड बनाए, वो कोई और ही वर्ड बनेगा, एक्चुअल वो वर्ड नहीं बनेगा जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ए डबल टी ए सी के। तो ये फिर हाँ, इस तरह हो सकता है कि हम इसी तरह इसको डी कोड करने के लिए इस मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होगा उससे इनको मल्टीप्लाई करें, दोबारा वही 1 20 21 और 3 11 मैट्रिक्स बनेगा। फिर उनको ए बी सी अलॉट करेंगे, फिर उनको देखेंगे कि ये कौन सा वर्ड बन रहा है, तो अब देखेंगे कि वही वर्ड बन जाएगा जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस तरह एक्सरसाइज जो है 4.3 इसकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी थ्योरी थी इसकी। अब हम इस एक्सरसाइज का जो 4.3 एक्सरसाइज है, इसका नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसको। अस्सलाम वालेकुम। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए।